Very good morning to all of you. Myself Dr. Rajendra Raut, working as Assistant Professor in GS College of Commerce, Varda. BCom फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिंदी माध्यम के लिए ये आज का लेक्चर है। इसके पहले एक लेक्चर हुआ है और वो लेक्चर में सिलेबस क्या है, कौन से चैप्टर है, ये हमने डिस्कस किया। और आज उसी के आगे जो है पहला यूनिट स्टार्ट करते हुए उसमें जो थ्योरी है वो डिस्कस करेंगे। हर यूनिट टोटल 4 यूनिट है। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि टोटल यूनिट 4 है और हर यूनिट में थ्योरी है। जितने ही न्यूमेरिकल यानी गणित जरूरी है उतनी ही थ्योरी जरूरी है। अगर थ्योरी आपकी अगर पक्की होंगी, आपके कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आपको प्रॉब्लम समझने में दिक्कत नहीं जाएंगी। ये जो बोर्ड पर मैंने लिखा है इसका आपको पीडीएफ सिलेबस का और ये पूरी जो थ्योरी है इसका पीडीएफ फॉर्म में आपको मटेरियल जो है आपके ग्रुप पे मिल जाएगा, इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आप सिर्फ समझ लीजिए, ये जो लिखा हुआ है या मैं जो बोलूँगा वो आप समझ लीजिए। इसका जो पीडीएफ फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी क्या है, यानी लेखांकन किसको बोलते हैं। लेखांकन यानी क्या है? लेखांकन उसको बोलेंगे कि हर चीज आपके व्यवसाय से संबंधित हर चीज का आप रिकॉर्ड रख रहे हो, उसको लिख के रख रहे हो कि किसी को कैश दी उसके आप एंट्री ले रहे हो, किसी से कैश मिली उसके आप एंट्री ले रहे हो, किसी को आपने चेक दिया उसकी आप एंट्री ले रहे हो, किसी से आपको चेक मिला इसकी आप एंट्री कर रहे हो। सभी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का आप सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड कर रहे हो, उसको अच्छे से लिख रहे हो। जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स है वो फॉलो करके आप उसकी एंट्री कर रही हो, तो उसी को जो है अपन अकाउंटिंग कहेंगे, लेखांकन कहेंगे। और लेखांकन के कई सारे उद्देश्य होते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट है कि लेखांकन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। उसमें के कुछ महत्व के उद्देश्य की चर्चा आज हम करेंगे। उसके कई उद्देश्य है लेकिन महत्व के उद्देश्य जो है वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। उसमें पहला जो है वो है व्यावसायिक व्यवहारों को लेखा पुस्तिका में व्यवस्थित रूप में अंकित करना। जो अभी मैंने बताया कि जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस है, एक दिन में कई सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली जो है अकाउंटिंग के रूल्स फॉलो करके अपने बही खाते में लिखना, ये एक महत्वपूर्ण उसका उद्देश्य है। लिखने की जरूरत क्या है? क्योंकि वो आप कभी भी देख सकते हैं। जैसे आपने पिछले 5 साल का अगर अकाउंटिंग अच्छी तरह से लिखा हुआ है तो पिछले 5 साल में या पिछले 10 साल में आपके व्यवसाय में आपको कितना नफा हुआ हर साल आप कभी भी उसको देख सकते हैं। ये 10 साल पर से आप आगे के 10 साल का या 5 साल का एक नियोजन कर सकते हैं, लेकिन वो कब? जब आपके पास में लिखा हुआ हो। कई खर्चे ऐसे होते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन हो रहे हैं, जिसको अनावश्यक खर्चा बोलेंगे। तो अगर 5 साल में अगर आप देखेंगे कि कौन से ऐसे अनावश्यक खर्चा है तो आप आगे के 5 साल का नियोजन आप कर सकते हैं। वो खर्चे को आप कम कर सकते हैं जो खर्चे की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको ध्यान में आया कि विज्ञापन का अपना बहुत खर्चा हो रहा है पिछले 4-5 साल में। जैसे ही आपने पिछले साल का रिकॉर्ड देखा, आपको लगा कि विज्ञापन पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है जिसकी आवश्यकता नहीं है, तो आप उसको कम कर सकते हैं। लेकिन ये सब कब होगा? जब आप उसको सिस्टमेटिकली उसका अकाउंटिंग करोगे, उसको लिख के रखोगे, तब जाके
जो है वो अनावश्यक खर्चों को आप कम कर सकते हैं। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, कई खर्चे ऐसे हैं या कई बातें ऐसी हैं जिस पर से आप भविष्य का निर्णय ले सकते हैं। तो इसके लिए आवश्यकता है उसको लिख के रखने की। लेकिन सिर्फ लिख के रखना है, लिख के रखना नहीं है, तो अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करते हुए एक सिस्टमैटिक तरीके से उसको लिख के रखना। उसमें नंबर 2 है लाभ हानि का त्याग। यानी जब अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग का मेन उद्देश्य ही है, अपना व्यवसाय तो निरंतर चलता रहेगा, कितने साल चलेंगे ये पता नहीं, 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, लेकिन हर साल में अपने को पता रहना चाहिए कि अपने व्यवसाय में, अपने व्यापार में कितना मुनाफा हुआ है। ये एक उद्देश्य है अकाउंटिंग लिखने का। कई व्यवसायिक जो है शुरुआती तौर में जो है वो 6 महीने का भी मुनाफा निकालते हैं ताकि उनको अगले 6 महीने का एक अंदाजा आ जाए कि अपने व्यवसाय में क्या चल रहा है। जैसे अपना एक नया व्यवसाय शुरू हुआ, एकदम आखिरी में आप मुनाफा देखेंगे कि कितना आया, तब तक साल निकल जाएगा। इसलिए कई व्यवसायिक ऐसे हैं जो कैलकुलेशन 6 महीने का ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू और आपको जहां पर भी डेटा देना है, वो चाहे बैंक रहे, इनकम टैक्स रहे या और कौन सी अथॉरिटी रहे, जहां पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना है, तो आपको 1 साल का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्टेटमेंट जो है वो आपको देना पड़ता है। इसलिए 1 साल का मान के चलेंगे कि व्यवसाय में कम से कम 1 साल में अपने को कितना मुनाफा हो रहा है ये कैलकुलेट करना जरूरी है। नहीं तो अपन व्यवसाय करते रहेंगे और अपने को यही नहीं पता चलेगा कि अपने व्यवसाय में अपने को कितना मुनाफा हुआ। अगर आपको पता चलता है कि मेरे व्यवसाय में बहुत कम मुनाफा हो रहा है, तो आप उस पर से एक अंदाजा लगाएंगे कि अपने कौन से ऐसे खर्चा है जिसको अपन कम कर सकते हैं ताकि अपना मुनाफा जो है वो अच्छा बना रहे। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आप उसको एक सिस्टमेटिकली तरीके से आप लिख के रखोगे, ताकि अपने व्यवसाय में जो है लाभ या हानि का अपने को ज्ञान हो कि पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में अपना मुनाफा बढ़ा है, लेकिन बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, और आगे आने वाले 5 साल में वो मुनाफा कितना हो सकता है। ये तभी संभव है जब आप उसको अच्छे तरीके से लिख के रखेंगे। उसके बाद में नंबर 3 पूंजी का ज्ञान होता है। अगर आप लिख के रखेंगे पूरा रिकॉर्ड, तो आपको ये पता चलेगा कि आपके व्यवसाय में कितनी पूंजी है। अब इस पर से आप भविष्य में निर्णय ले सकते हैं। कई बार जो है वो बाजार में अपने को संधि उपलब्ध होती है और वो संधि का सही समय पर इस्तेमाल करना जरूरी है, तब पूंजी की आवश्यकता रहती है। अगर आपको ज्ञान ही नहीं कि अपने व्यवसाय में कितनी पूंजी है, तब आप जो संधि आपको मिली है बाजार में उसका फायदा नहीं ले सकते। ये वही व्यवसायिक ले सकता है जिसको मालूम है कि अपने व्यवसाय में कितनी पूंजी है और मार्केट में अपन उसमें की कितनी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए पूंजी का ज्ञान मिलता है। पूंजी का ज्ञान तभी मिलता है जब आप उसको अच्छी तरह से लिख के रखते हैं। अकाउंटिंग जो है उसकी हर अकाउंटिंग की आप एंट्री करते हैं, तभी आपको पता चलता है कि अपने व्यवसाय में पूंजी कितनी है। उसके बाद नंबर 4 देनदारी या लेनदारी। आपको किसके किसके पैसे देना है, किससे किससे आपने कर्जा लिया है, उसको कितना देना है, और लेनदारी का किससे कितना लेना है ये भी जरूरी है। यानी कई बार ऐसा होता है कि आपको देना बहुत कम है और लेना बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो कितना कम और कितना ज़्यादा ये भी आपको पता रहना चाहिए। इसलिए आपके पास पूरा लिखा हुआ रहना चाहिए कि अपने व्यवसाय को किसको किसको पैसे देना है, उसका अमाउंट कितना है, कितने लाख देना है, कितने करोड़ देना है, जो भी है उसकी वैल्यू आपको पता रहनी चाहिए। वैसे ही लेने वाला पैसा, जिनको आपने उधारी पर पैसे दिए हैं या माल बेचा है, जिनसे पैसा लेना बाकी है, उसका भी आपको ज्ञान चाहिए कि इस पर से आपके व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का जो है वो आपको पता चलेगा। उसके बाद वित्तीय स्थिति का ज्ञान। अभी
हमने चर्चा की कि वित्तीय स्थिति क्या है, आपके व्यवसाय की वित्तीय स्थिति क्या है। कई बार ऐसा बोलते हैं अपन कि व्यवसाय की हालत कमजोर है। कमजोर है यानी कमजोर इसलिए है कि अपने व्यवसाय में उतना मुनाफा नहीं है या उतना टर्नओवर नहीं है, ये कई सारे उसके बिंदु हो सकते हैं। लेकिन हमको मालूम चाहिए कि हमारे व्यवसाय की स्थिति कैसी है, अच्छी है, ठीक ठाक है या फिर बुरी है। ये तभी पता चलेगा जब आप जो है वो पूरे के पूरे आर्थिक व्यवहार जो है वो अच्छे तरह से आप लिख के रखेंगे, तब आपको आपके व्यवसाय की पूरी स्थिति का पता चलेगा। अगर आपको लगता है कि मेरे व्यवसाय की स्थिति बहुत अच्छी है, तो आप कई सारे भविष्य में ऐसे निर्णय ले सकते हैं जिससे आपके व्यवसाय में वृद्धि हो सके, आपका व्यवसाय बढ़ सके। अगर आपको लगता है कि मेरे व्यवसाय की स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप भविष्य में होने वाले खर्चे आप टाल सकते हैं कि ये स्थिति जब तक ठीक नहीं होती तब तक ये खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये तभी संभव है जब आपको आपके व्यवसाय की स्थिति का संपूर्ण ज्ञान हो। इसलिए अपने व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का ज्ञान होना जरूरी है। उसके बाद क्रय विक्रय एवं शेष माल का ज्ञान। अपने व्यवसाय में कितना क्रय हो रहा है, कितना विक्रय हो रहा है, उसकी स्थिति क्या है, सद्य स्थिति में शेष माल कितना है। अगर शेष माल बहुत पैमाने पे अगर बचा हुआ है तो उसको कैसे आप निकाल सकते हैं, उसको कैसे बेच सकते हैं, क्योंकि शेष माल जितना आपके पास बचा रहेगा उतना आपका जो पैसा है उसमें अड़के रहेगा। अगर पैसा अड़ गया तो बाकी आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि अपना क्रय कितना है, विक्रय कितना है और अपने पास शेष माल कितना बचा हुआ है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास जो है वो बहुत पैमाने पे शेष माल बचा हुआ है, तो उसको जल्दी से जल्दी कैसे बेचा जा सके ताकि उसका पैसा आए और वही पैसा जो है हम मार्केट में उसको लगाए। यानी ये चक्र जो है वो चलना चाहिए। अगर कोई भी व्यवसाय में शेष माल बहुत पैमाने पे अगर पड़ा हुआ है तो उसका बहुत सारा पैसा उसमें अटक गया है। इसलिए वो शेष माल को क्लियर करना यानी उसको बेचना। तो जितने जल्दी वो बेचे जाएगा उतना पैसा आपके पास आएगा और वही पैसे को आप फिर से मार्केट में लगाओगे। इसी को चक्र कहते हैं। इसलिए ये शेष माल का ज्ञान आपको जरूरी है कि आपके व्यवसाय में कितना माल बचा हुआ है। उसकी संख्या अगर कम है तो कोई बात नहीं, लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा है तब आपको ये सोचना पड़ेगा कि अपने व्यवसाय का जो है शेष माल बहुत जल्दी जो है आपको निकालना है ताकि आपका रोटेशन जो है वो चलता रहे। उसी के साथ साथ रोकड़ का ज्ञान ये भी जरूरी है कि आपके व्यवसाय में कितने कैश बैलेंस है, रोकड़ कितनी है। कई बार बाजार में ऐसे अवसर उत्पन्न होते हैं कि वो एक कालावधि के लिए रहते हैं, एक 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए अवसर उपलब्ध होते हैं। तब अपने पास रोकड़ या कैश का होना बहुत जरूरी है ताकि आप वो परचेस करें और इधर बेच दें। लेकिन ये तभी संभव है जब आपको आपके व्यवसाय में कितनी रोकड़ है, कितनी कैश है, इसका आपको पता रहे। अगर आपको पता ही नहीं है आपके व्यवसाय में कितनी रोकड़ है, तब आप वो संधि का फायदा नहीं ले सकते, वो अवसर का जो लाभ है आप नहीं ले सकते। इसलिए अपने व्यवसाय में कितनी रोकड़ है ये ज्ञान अपने को चाहिए। उसके बाद वित्तीय एवं सांख्यिकीय सूचनाएं उपलब्ध करना। जो अकाउंटिंग है वो अकाउंटिंग के बेस पे अपने पास कई सारे आंकड़े आते हैं, यानी अपने व्यवसाय में असेट कितनी है, अपने देनदार कितने हैं, अपने लेनदार कितने हैं, अपना स्टेशनरी पर कितना खर्चा है, अपना बैंक बैलेंस कितना है, अपना कैश बैलेंस कितना है। ऐसे कई सारे आंकड़े अपने को उपलब्ध होते हैं और कई बार अलग अलग विभागों को उसकी ज़रूरत पड़ती है और वो आंकड़े उपलब्ध करवाना ये व्यवसायिक का काम होता है कि जो आंकड़े उसके पास उपलब्ध हुए हैं वो आंकड़े वो उपलब्ध करवाए ताकि भविष्य में जो निर्णय लेने हैं वो भविष्य के निर्णय वो आंकड़ों के बेस पे लिए जा सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।